चले देखें एथिक्स। आज हम वास्तविकता में एथिक्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और एथिक्स में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम समझेंगे। आज ये मानिए कि एथिक्स की मूलभूत क्लास चल रही है, बेसिक से बहुत जीरो टर्म से बात करेंगे। अगर हम पूरे एथिक्स की बात करें तो इसे विभिन्न प्रकार के शाखाओं में डिवाइड किया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी शाखा है जिसे कहा जाता है नॉर्मेटिव एथिक्स, मानक नैतिकता, नॉर्मेटिव एथिक्स, यह उनमें से एक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण, इसे डिस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है, यानी कि व्याख्यात करने वाली ऐसी नैतिकता जिसमें नैतिक मूल्यों को बहुत मोटे मोटे तौर पर बताया गया है। यानी नॉर्मेटिव एथिक्स की बात अगर हम करते हैं तो क्या मतलब है, मानक नैतिकता कहा जाता है या मानकीकरण नैतिकता कहा जाता है। यह नैतिकता की एक शाखा है। सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर नैतिकता है क्या। समझ में आ रहा है नैतिकता है क्या और मोरालिटी क्या होती है। यानी हिंदी में कहा जाए तो मोरालिटी शब्द का अर्थ भी नैतिकता होता है और एथिक्स का मतलब तो नैतिकता होता ही है, परंतु ऐसा क्या है कि हम एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मोरालिटी नहीं। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत आसान कारण है कि जो मोरालिटी होती है, मोरालिटी शब्द जो है एक आइडियोलॉजी है, एक अवधारणा है, एक पोस्टुलेशन है, एक मॉडल जैसा है। ऐसा मानिए कि यह आत्मा है और आत्मा को आप बंदिश नहीं कर सकते, परंतु एथिक्स वह कोड होता है, एक संहिता होता है जो नियम कानून या दायरे पे पैक्ड होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मोरालिटी का अगर हनन होता है, यानी नैतिकता का हनन होता है, तो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, उसके लिए आप किसी कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा पाओगे। परंतु वहीं पर अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो अगर इसका कोई हानि होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। सत्य कहना चाहिए, यह एक आदर्श वाक्य है। सभी को जितना हो सके, संभव हो, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। आप अगर असत्य के मार्ग पे चलेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, उसके लिए कोई सजा है? नहीं है। परंतु आपके असत्य कहने से अगर किसी व्यक्ति को हानि हो रहा है, जैसे न्यायालय में आप खड़े होकर झूठ बोलते हैं, तो आपके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्योंकि वह आपसे हटकर किसी अन्य के साथ भी जुड़ गया है। यानी अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो मोरालिटी इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, यानी व्यक्तिवाद को दिखाता है, वहीं नैतिकता समाज को दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है। बनेगा? ओके। इसी में जो पहली नॉर्मेटिव थ्योरी है, नॉर्मेटिव थ्योरी यानी मानकीकरण एथिक्स होता है, इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला घटक कहलाता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डिओंटोलॉजी। डिओंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य परायणता का सिद्धांत। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके पर्सपेक्टिव से, पेपर के लिए। इसे प्रतिपादित किया गया था इमैनुअल कांत द्वारा। इनका जन्म जर्मनी में हुआ है, परंतु वर्तमान में कैलिनग्राद जहां इनका जन्म हुआ था वो रशिया के पास है, रशिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप ये लिख लीजिए, जब इनका जन्म हुआ था तब ये जर्मनी में जन्मे थे, इमैनुअल कांत। इनके द्वारा क्या दिया गया है, किसका सिद्धांत दिया गया है? कर्तव्य परायणता का। इसका अर्थ आसान शब्दों में बोला जाए तो मीन्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एंड नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? मार्ग जरूरी है, परिणाम नहीं। बन जाएगा? मीन्स, इसका अर्थ होता है मीन्स इज इंपॉर्टेंट देन एंड्स। बनेगा? यानी मार्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है, परिणाम नहीं। दोस्तों इस आइडियोलॉजी से आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी, ऐसी ही आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी की रही है, राइट? तो भारत के संदर्भ में अगर इसे बोला जाए तो महात्मा गांधी जी इसी विचारधारा पे रहे हैं। महात्मा गांधी जी इसी सेम विचारधारा के रहे हैं। अगर हम इसके विपरीत जाएं, इसी के लिए एक और सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इनसे भी पूर्व, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी, इसको भी लिख लीजिए। इसकी दूसरी शाखा मानी जाती है इसी में, कॉन्सेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी। ये टिलॉस शब्द से बना है। इसका अर्थ ही ये होता है कि नियम कानूनों का पालन किया जाना। इसमें भी सेम यही होता है, परिणामवाद का सिद्धांत, कर्तव्य परायणता, परिणामवाद का सिद्धांत। बनेगा? टिलियोलॉजी, टिलॉस मतलब ही होता है एंड,
यह है एक शब्द से बना हुआ है टिलॉस, इसका मतलब ही होता है एंड्स, इसका मतलब होता है परिणामवाद का सिद्धांत। परिणामवाद का सिद्धांत बनेगा, हिंदी जरूर लिख लेंगे इसकी, परिणामवाद का सिद्धांत। बेटा इसको प्रतिपादित करने वाले दो व्यक्ति रहे हैं, प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आपको पता होगा प्लेटो अरस्तु के गुरु रहे हैं। तो प्लेटो के गुरु कौन रहे हैं? सुकरात। याद रहेगा, सुकरात जो रहते हैं वो प्लेटो के गुरु हैं और प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं, और अरस्तु किसके गुरु हैं? सिकंदर के। तो एक लाइन से सीक्वेंस में चला रहा है, ठीक। तो याद रहेगा प्लेटो और अरस्तु द्वारा दिया गया है टीलर, यानी परिणामवाद के सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें भी इन्होंने क्लियर कट शब्द ये कहा है कि आपका रिजल्ट उस मार्ग पर निर्धारित करेगा कि आप किस रास्ते से चलकर आए हैं। परंतु जहां इन्होंने एक आइडियोलॉजी रूप में दिया है, इसको इन्होंने क्या किया? उसे प्रैक्टिकलिटी पर प्रूफ करके दिखाया है। बनेगा, यह एक सिद्धांत के रूप में दिया गया था कॉन्सेप्ट, इसे बाद में इन्होंने क्या किया? प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिया। इसी में एक बात और बता देता हूं दोस्तों आपके लिए। यहां अरस्तु, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है बेटा अरस्तु द्वारा, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का सिद्धांत दिया है, NARE, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का सिद्धांत तो यह होता है बेटा प्रश्नवाद का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया है उन्होंने कि प्रश्न तब तक पूछिए जब तक आपके उत्तर आप तक ना पहुंच जाए, यानी प्रश्नों के माध्यम से उत्तर तक पहुंचने का मार्ग है। प्रश्नों के माध्यम से उत्तर तक पहुंचने का मार्ग है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि आसान शब्दों में अगर हम कह दें, इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी चीज को बिना तर्क के ना माने। मतलब अगर आपको किसी ने कह दिया कि सूरज पूर्व से उगता है तो आखिर क्यों उगता है, यह पूछिए, कैसे उगता है, यह सब जब तक पूछेंगे जब तक आपको उत्तर ना मिल जाए। यह बहुत बड़ा इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है, यह याद रखेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम प्लेटो के बारे में बात करें तो इनके द्वारा एक कोर आइडिया दिया गया था, 4 कार्डिनल वर्च्यूज, यह याद रखेंगे, कार्डिनल वर्च्यू, 4 अत्यधिक महत्वपूर्ण सद्गुण, यानी 4 अत्यधिक महत्वपूर्ण सद्गुण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अत्यधिक महत्वपूर्ण सद्गुण। ये क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। सद्गुण समझते हैं आप? ओके, सद्गुण ये बन जाएगा। अब आइए तीसरा बात करते हैं इसी में, इगोइज्म एथिक्स। इसी में तीसरा, नॉर्मेटिव में एक और आता है इगोइज्म। एथिक्स, इगोइज्म एथिक्स, यानी कहा जाए इगोइज्म मतलब क्या होता है? घमंड। तो इसका अर्थ यह होता है स्वयंवाद का सिद्धांत है, जिसमें स्वयं को सबसे पहले रखा। जिसको घमंड होता है वो पहले अपने आप को रखेगा। इसी को स्वयंवाद का सिद्धांत या व्यक्तिवाद का सिद्धांत कहा जाता है नैतिकता में। बनेगा, इसे आयर रैंड द्वारा दिया गया था, तो आप ई रैंड लिख लीजिए, ए रैंड द्वारा दिया गया है यह सिद्धांत। इसमें यह एथिक्स की एकमात्र ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्तिगत, यानी इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपके द्वारा किया गया कर्तव्य आपको सेटिस्फाई करता, आपको संतुष्ट करता है, मतलब वो सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज के लिए सही है गलत। एक और आपको बात बताते हैं बेटा, इन तीनों में सबसे अगर हम कॉम्प्लेक्स रूप में समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, डियोंटोलॉजी में जब इमैनुअल कांत ये कहते हैं, सपोज कीजिए कि एक ऐसा केस स्टडी जो आपके सामने रखता हूं, आप के सामने एक कैदी बैठा हुआ है और आप कैदी से पूछ रहे हो कि यह बताइए कि मेरा मित्र जो कैदी है वो किस जगह पर है, ठीक है। और अगर आप पुलिस वाले हो, आपने अगर उसे बता दिया तो माइट भी हो सकता है कि वो जानकारी उसको तक पहुंचा और वो भाग जाए। तो पुलिस वाला होने के कारण आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप ये खबर को रोक के रखें, झूठ बोलें। या दूसरे शब्दों में एक और केस स्टडी में बात करें तो ऐसा कि सपोज कीजिए कि आप देश के प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी हैं और आपके द्वारा सत्य कहने पर हो सकता है आपके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या हत्या कर दी जाए। लेकिन अगर आप डियोंटोलॉजी को मानते हैं तो आप उससे सत्य कहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप भारत में अगर ये ऐसा केस देखा जाए तो सत्य हरिश्चंद्र, जिनको पता था कि सत्य बोलने पर उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उन्होंने सत्य का साथ दिया। तो डियोंटोलॉजी प्योर
उस आधार पे बात करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको सत्य ही बोलना है, एक अवधारणा के रूप में। समझ आ रहा है? आप सत्य के मार्ग से नहीं हट सकते, भले उसके बदले में हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों में यह भावना नहीं रही है। ठीक, अच्छा, एक और इसके बारे में कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ये चौथा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, संपूर्णवाद का सिद्धांत। इसको भी देख लीजिए, कहां से आ रहा है, एथिक्स की उसमें कैसे ये चला जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कैसे आ गया, देख लीजिए। ठीक है, संपूर्णवाद का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। संपूर्णवाद का सिद्धांत या टोटलिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्णवाद का सिद्धांत। इसमें यह कहा जाता है बेटा, इसकी जो कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति हैं जिनका कहा जाता है जेरेमी बेंथम, और बाद में इनके शिष्य रहे जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। समझिए, इसका अर्थ यह होता है, आसान शब्दों में बोला जाए, जेरेमी बेंथम ने कहा कि एंड इज ग्रेटर देन मीन्स, यानी अंत जो है बड़ा होता है आपके मार्ग से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से मार्ग को चुना है, अगर परिणाम आपके हित में है तो सब ठीक है। राइट, तो इनके अनुसार क्या है, एंड्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन मीन्स। बनेगा, इनका यह मानना है कि परिणामवाद का सिद्धांत या संपूर्णवाद का सिद्धांत, इसे यह कहा जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से मार्ग को अपनाया है, फर्क यह पड़ता है कि आपका एंड रिजल्ट यानी परिणाम आपके हित में है या नहीं। बनेगा, यह कहने वाले जेरेमी बेंथम है। परंतु उनके जो शिष्य रहे जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने इसकी बात को काटते हुए कहा एक और बात, इनकी बात जो है वो क्वांटिटेटिव पर डिपेंडेंट है। क्वांटिटेटिव मतलब बहुलता पर आधारित है। क्वांटिटेटिव ये याद रखेंगे, बहुलता के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। उदाहरण दूं, समझिए, आपने सपोज कीजिए कि कई सारे बच्चों को रखा है, उनको मजदूर बना रहे हैं और आपका कार्य उसमें हो रहा है। आपका कार्य क्या हो रहा है, उनको शोषण करके आपको लाभ मिल रहा है, परंतु उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। तो अगर आप जेरेमी बेंथम की बात मानेंगे तो उनके लिए तो बिल्कुल सही है, परिणाम के बात के। जैसे आज की डेट में भोगवादी सिद्धांत यही तो कहलाता है, यानी कैपिटलिस्ट मॉडल जो है उसमें यही तो कहता है कि एंटरप्रेन्योर यानी जो उद्यमी है उसको लाभ मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता समाज विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पे है यहां पर। लेकिन वहीं पर उनके जो शिष्य रहे जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका यह कहना है कि आपको क्वालिटी पर डिपेंड होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में है या नहीं है। परंतु इन्होंने भी परिणामवाद को ही माना है, यानी ये रिजल्ट की बात करते हैं परंतु रिजल्ट क्वालिटी वाला होना चाहिए। आई होप समझ में आया, यानी उसमें कोई गुण होना चाहिए। तो इन्होंने किसकी बात कही है, क्वालिटी, गुण की बात कही है। तो इन्होंने क्वांटिटेटिव की बात की है, इन्होंने क्वालिटेटिव की बात की है, गुणात्मक परिणाम के बारे में बात किया है। बेटा क्वालिटेटिव एंड यानी गुणात्मक के बारे में बात किया है। इसका अर्थ यह है कि परिणाम तो हम भी चाहते हैं परंतु उसके साथ साथ गुणों के साथ हम परिणाम चाहते हैं। आई होप समझ में आ गया। इनका यह कहना है कि ठीक है आप एंटरप्रेन्योर उद्यमिता को बढ़ावा दीजिए परंतु समाज का हित भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा। चार बड़े बड़े मॉडल्स के बारे में हमने अभी बात किया है। ये चारों मॉडल किसके बारे में बताते हैं, आपके नॉर्मेटिव एथिक्स यानी कि व्याख्यित एथिक्स के बारे में बात करते हैं, नैतिकता के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहा जाता है इसको। बन जाएगा। तो चारों को अगर हम समीप करके देखें तो क्या हमने बताया, नॉर्मेटिव एथिक्स,
ये बेटा बेस होता है एथिक्स का। समझिए, पहला हमने क्या बताया आपको नॉर्मेटिव में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिओंटोलॉजी, डिओंटोलॉजी। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया, टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी। तीसरा हमने क्या बताया, इगोइज्म, इगोइज्म एथिक्स। और चौथा हमने क्या बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन चारों के कॉन्सेप्ट के बारे में। और यही सब जो है आपके आधार के रूप में माने जाते हैं आज की डेट में। अगर हम बात करें इसमें एक उदाहरण के रूप में, भारत में ऐसे कौन रहे हैं जिन्होंने अंत को महत्व दिया है, परिणाम को महत्व दिया है, ना कि रास्ते को? भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, ये सब तो करेक्ट। भगत सिंह, आज इन्हीं के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया भगत सिंह जी को, सेम यही लाइन इस्तेमाल की है। भगत सिंह, दूसरे सुभाष चंद्र बोस जी, इन लोगों का यह मानना था कि भारत की आजादी मायने करती है, रास्ता मैंने कैसे मिली ये फर्क नहीं पड़ता। बनेगा? आई होप आप चारों आइडियो को समझ पा रहे होंगे, नैतिकता किस आधार पर ढली है। अगर एक शब्द में बोला जाए नैतिकता है क्या, लिखिए डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। पहले मोरालिटी लिखिए, मोरालिटी की परिभाषा। देखिए, द फेनोमेना और आइडियोलॉजी विच डिफाइंस what ought to be, what is ought to be। आप लिख लीजिए, एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसा प्रतिपादन या ऐसा सिद्धांत जो आपको यह बताए कि क्या करना सही होगा। What is ought to be right, क्या करना सही होगा। लेकिन वहीं अगर हम नैतिकता की बात करें, एथिक्स की बात करते हैं, तो यह आपको कहता है, इट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बनेगा? यह आपको क्या बताता है, सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। बनेगा? यह आपको क्या करता है बेटा, सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। बनेगा? चलिए, अब दो लाइन लिखिए, इसी में दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो इन्हीं पर खरे उतरे हैं, और यह कोशिश करिएगा आप याद रखने की। पहले महात्मा गांधी द्वारा जो कहने की बात कही गई, लिखिए, द बेस्ट वे इज टू नो योर सेल्फ, the best way to know yourself is to lose yourself to the service of others, most important by बापू, महात्मा गांधी जी। बहुत अच्छी लाइन है कि अगर अपने आप के सर्वोत्तम को पहचानना है तो अपने आप को दूसरों की सेवा में निहित कर दिया जाए। अगर अपने अंदर के सर्वोत्तम को पहचानना है तो अपने आप को दूसरों की सेवाओं में निहित करना चाहिए। बनेगा? एक और लिखिए, पोर्टर स्टुअर्ट द्वारा एक लाइन लिखी गई है कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस, ethics is knowing the difference between what you have the right to do and
वॉट इज टू डू राइट। बहुत प्यारी लाइन है और इसे कहा गया है किसके द्वारा? पॉटर स्टुअर्ट द्वारा। कोशिश करें आप ऐसे कोटेशंस को इस्तेमाल करने में। यह एथिक्स हमें यह अंतर स्पष्ट करता है कि कौन से अधिकार आपको सही दिए गए हैं या आपके पास किसी चीज को करने का सही अधिकार क्या है और क्या करना सही होगा। बनेगा? एथिक्स हमें यह स्पष्ट करता है कि आपके पास क्या करने का अधिकार है और आप क्या सही करते हैं इसके बीच का अंतर। आपके पास क्या सही करने का अधिकार है और आप क्या करते हैं जो सही हो, इसके बीच का अंतर। बनेगा? बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि when you have the power then you take the decision which is rightful is more important when you don't have। जब आपके पास शक्तियां होती हैं उस वक्त जो आप कार्य करते हैं वो सही है या नहीं, उसके अपेक्षा जब आपके पास शक्तियां नहीं हैं तब इसे कहा जाता है रियल मायने में एथिक्स, नैतिकता। आई होप बन गया होगा। और यही लाइन मैंने थोड़ी देर पहले एथिक्स की परिभाषा भी बताई थी। एथिक्स आपको सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। नैतिकता आपके सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। ये लाइन याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए भी। इसीलिए एथिक्स इतना महत्वपूर्ण डाला गया है। क्यों? क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी की बात कहोगे तो आप ये समझिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अपने अंदर के सर्वोत्तम गुण को या अपने अंदर के सर्वोत्तम को समझना हो तो आप अपने आप को दूसरों की सेवा में निहित कर दो। दूसरा यह कह रहा है कि नैतिकता हमें वह स्पष्ट करती है कि आपके पास क्या काम करने का अधिकार है और आप क्या ऐसा कृत्य करते हैं जो सही हो। क्यों? अधिकार होने के बावजूद अगर आपने सही का रास्ता नहीं चुना मतलब आप नैतिक नहीं हो। बनेगा? कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? आइए अब मानवीय गुणों के बारे में बात करें, क्योंकि नैतिकता की बात करें तो अब ह्यूमन वैल्यूज की बात करें। देख लीजिए ह्यूमन वैल्यूज, नैतिक गुणों के बारे में बात करते हैं कि नैतिक गुण वास्तविकता में होते क्या हैं। अगर आप ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे तो नैतिक गुण क्या क्या होते हैं यह आपको जानना चाहिए। बनेगा? चले देखिए एक एक करके हम सभी नैतिक गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले नाम लिखिए दो जगह। अगर नैतिक मूल्यों के बारे में बात किया, अच्छा नैतिक मूल्य होते क्या हैं? ह्यूमन वैल्यूज होते क्या? नैतिक मूल्य क्या होते हैं? मूल्य क्या होते हैं बेटा? कोई भी वैल्यूज क्या होते हैं? कोई भी मूल्य क्या होते हैं? गुण क्या होते हैं? करेक्ट है। तो गुण है क्या? अगर आस्तिकता में बात करें तो गुण क्या होते हैं? गुण आपके अंदर के बेटा ऐसी अवधारणाएं, ऐसी विचारधारा जो आपको सही कार्य करने का मार्गदर्शक हो। समझ आ रहा है? उसको कहा जाता है गुण। मैं फिर बोल रहा हूं, एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी सीख है जो आपको सही कार्य करने में प्रेरणादायक हो। बनेगा? इसे कहा जाता है गुण। समझ आ रहा? अगर हम सद्गुण बोल दें तो आपके द्वारा किए गए अभ्यास यानी वर्च्यू अगर कह दिया जाए तो आपके द्वारा किए गए अभ्यास, निरंतर प्रयास करने से जो आपके अंदर गुणों का विकास हुआ है उसे हम सद्गुण कहते हैं। जैसे करेज, साहस। साहस आपको प्रयत्न करने के बाद ही मिलेगा। करुणा, करुणा भाव तब मिलेगी जब आपके अंदर आपकी अंतरात्मा दयामय हो, आपके अंदर इंपैथी हो यानी समानुभूति हो, दूसरों के अंदर के दर्द को समझने की एक सोच हो, तभी आपके अंदर कंपैशनेट जन्म लेगा। विजडम मतलब ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान तभी होगा जब आप एक चीज को अध्ययन करते रहेंगे। आई होप समझ में आया? वर्च्यू और वैल्यू में अंतर समझ में आया बेटा? क्लियर? पक्का लिख पाएंगे? गुण अगर पेपर में आ जाए वैल्यू वर्सेस वर्च्यू, वर्च्यू बेटा प्रैक्टिकलिटी पर डिपेंड करता है। गुण क्या बात करता है? वैल्यू किस बात की करता है कि आपके अंदर किन किन चीजों का सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। जैसे सत्य, आपको हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। आपको सत्य अगर आपके अंदर है
तो आप क्या करोगे, सही मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे। दूसरी बात है सत्यनिष्ठ होना। यह सब क्या है, आपके अंदर की वैल्यूज हैं। परंतु जहां साहस की बात है, टेम्परमेंट्स की बात है, टेम्परमेंट्स मतलब क्या होता है, साहस, ठीक है, डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प होना। दृढ़ संकल्प कब होगा, जब आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होगा, और पेशेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में डेवलप नहीं होगा। मींस ये किसकी बात कर रहा है, स्किल को निखारने की बात कर रहा है। ये वह रास्ता बताता है कि स्किल को निखारा कैसे जाए। समझ में आ गया, कोई डाउट? अब ह्यूमन वैल्यूज के बारे में दो चीजें आप समझिए। पहला, पूरे दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे नोलन, जिन्होंने 1994-95 में एक अवधारणा दी थी जिसके तहत 7 प्रकार के मानवीय गुणों का वर्णन मिलता है। 7 टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज मिलते हैं, ठीक। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, क्या बोलते हैं, आपका एआरसी रिपोर्ट, अगर हम बात करते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के बारे में बात करते हैं, ये 2005 में सेकंड एआरसी रिपोर्ट, ये 2005 में बनाई गई थी। वीरप्पा मोइली साहब इसके क्या रहे हैं, मोइली साहब क्या रहे हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं 2005 में वीरप्पा मोइली द्वारा। इसके अनुसार जो 7 गुण हैं, कौन कौन से गुण है बेटा? पहला गुण क्या है, सेल्फलेसनेस। क्या होता है सेल्फलेसनेस? सेल्फलेसनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव का अर्थ क्या होता है, आसान शब्दों में बोला जाए, निस्वार्थ भाव क्या होता है बेटा? कोई भी निस्वार्थ भाव क्या होता है? जो अपने लाभ को बगैर छोड़े काम करता है। करेक्ट है, यानी अपने से पहले, यानी कि टू सर्व द अदर बिफोर फर्स्ट, यानी कि अपने से पहले किसी अन्य के बारे में सोचने वाला, यानी पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचने वाला, सोशल जस्टिस के यानी सामाजिक न्याय के बारे में सोचने वाला, सेल्फलेसनेस। दूसरे की बात करते हैं, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा। आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि जब आपको कोई ना देख रहा हो, जब आपके ऊपर कोई निगरानी ना हो, तब भी अगर आप सत्य का मार्ग अपनाते हो तो आप सत्यनिष्ठ कहलाते हो। बन जाएगा इंटीग्रिटी। तीसरा क्या है बेटा? ओपननेस। ओपननेस, ओपननेस मतलब क्या होता है? खुलापन, या दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कहा जा सकता है। ओपननेस का मतलब होता है कि आपके द्वारा जो भी कर्तव्य किया जाए, कार्य किया जा रहा है, वो निष्पक्ष भाव से किया जाएगा, परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा, तथ्यों पर आधारित किया जाएगा, ना कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर। यह बात याद रखेंगे, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यहीं पर मैंने एक शब्द बोला है बेटा, पूर्वाग्रह, उसको साइड में लिख लीजिए कहीं नोट डाल के, हम आगे बात करेंगे कि पूर्वाग्रह होता क्या है, प्रिजुडाइज। यहीं पे कहीं साइड में लिख के रख लीजिए आप, हम ये इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत डिटेल है ये प्रिजुडाइज, कैसे कोई पूर्वाग्रह बनता है। और यहीं पे प्रिजुडाइज वर्सेस स्टीरियोटाइप भी लिख लीजिए। स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता, दोनों शब्द लिख लीजिए, स्टीरियोटाइप बनेगा। एक तरफ लिख लीजिए प्रिजुडाइज, पूर्वाग्रह, और एक तरफ लिख लीजिए रूढ़िवादिता। हम ये दोनों शब्द के बारे में आपसे थोड़ा देर में चर्चा करते हैं कि क्या होता है। उसके बाद देखिए और क्या बोला है इन नोलन ने, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी करेक्ट है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है आसान शब्दों में अगर हिंदी में बोला जाए? जवाबदेही टाइप का, जिम्मेदारी जैसा, रिस्पॉन्सिबल जैसा, तो ये जवाबदेही है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जवाबदेही किसके प्रति? जनता के प्रति। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लोक सेवक या कोई भी मानव कोई भी कार्य कर रहा है जिसको अधिकार दिया गया है, वह अधिकार क्या होगा? आम जनता के पटल पे रखा जाएगा। जनता आपसे प्रश्न पूछेगी कि जब आपको अधिकार दिया गया, यह कर्तव्य दिया गया, तो आपने इसे क्यों नहीं सही से निर्वाह किया। इसके लिए बेटा एक बात बोली जाती है आरटीआई, कहीं लिख लीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, सूचना पाने का अधिकार बनेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे बेस्ट इसका हो सकता है। अब आइए ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि ईमानदारी क्या होती है। बनेगा ईमानदारी क्या होती है? हां, ईमानदारी क्या होती है? टू डिस्क्लोज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिफोर एनी कमेंसमेंट या एनी कमिटमेंट।
इसका अर्थ यह होता है कि अपने हित के लाभों के बारे में आप पहले से ही उजागर कर दीजिए। इसका अर्थ होता है कि जब आपको पता है कि कोई ना कोई हितों का टकराव होने वाला है, उसके पहले ही आपने अपने बारे में सब कुछ व्याख्यात कर दिया। इसका मतलब आप सत्य के मार्ग पर हैं, मतलब यानी ऑनेस्टी के मार्ग पर हैं, ईमानदारी के मार्ग पे हैं। इसके लिए एक लाइन लिखिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आप आई होप समझ गए होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हम इन सब पे चर्चा करेंगे, याद रहेगा। आरटीआई इसके लिए, प्रेजुडाइस और किसके लिए हमने बोला था, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप बनेगा। इन सबको ध्यान रखेंगे। हमने बोला क्या, हितों का टकराव कहा जाता है इसको। अगर हम हिंदी भाषा में बोले हितों का टकराव, यानी हितों का मतभेद ना हो, टकराव ना हो, उसके पहले ही आपने ईमानदारी का परिचय दे दिया। कितने हो गए हमारे पास? 6, 5। छठवां कौन सा है बेटा? लिख लीजिए एक और, लीडरशिप, नेतृत्व। दिख रहा है? दिक्कत तो नहीं है? लिखिए लीडरशिप। आई होप सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेतृत्व करना बन जाएगा, नेतृत्व करना बन जाएगा बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। नेतृत्व क्या होता है? एक लाइन बोलते हैं, एक कहानी जो आपको ये बहुत अच्छे से लीडरशिप क्वालिटी दिखा देगी। बेटा एक बात बताइए, नेतृत्व होता कौन है? एक शासक कौन होता है? एक राजा कौन होता है? लीडर होता है। लीडर कौन होता है? किसको लीडर बनाया जाता है? जो समाज की जिम्मेदारी उठाता है। ओके, समाज की जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? एक लीडर क्वालिटी क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटी क्या? केवल 10-12 लोगों या 10 लाख लोगों के झुंड को लेकर चलने वाला लीडर नहीं होता है। लीडर कौन होता है? जो सबको लेके चलता है। इन्फ्लुएंस कर सके। ओके चलो, एक क्वालिटी है इन्फ्लुएंस, परसुएसिव स्किल। ये जो बोल रहा है हम आगे बात करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी में एक क्वालिटी ये आती है जिसको परसुएसिव स्किल कहा जाता है बेटा। परसुएसिव स्किल हम यहां लिख देते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। परसुएसिव स्किल यानी अपनी बातों से सामने वाले को मैनिपुलेट करना, मोहित कर लेना, परिवर्तित कर देना, इसे परसुएसिव स्किल कहा जाता है। एक लीडरशिप क्वालिटी में होनी चाहिए। ओके गुड। आगे उसके अलावा क्या, लीडरशिप को, लीडर होता कौन है? एक कहानी सुनाता हूं। ये एक भारत के प्रसिद्ध विक्रम साराभाई की कहानी, और उनके शिष्य रहे, या कहा जा सकता है उनके सानिध्य में कुछ समय तक के लिए कार्य करने वाले आपके कलाम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनकी कहानी। ये बात तब की है जब पहली बार आपके विक्रम साराभाई ने एक रॉकेट लॉन्च के लिए सारा दायित्व दे दिया था। किसको? उनको कलाम साहब जी को दे दिया था, और पहली बार में ये फेल हो जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे सब लोग कि कलाम साहब अपना सर नीचे किए हुए थे, कि क्योंकि कोई भी नुकसान होना बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो उन्होंने क्या किया, कलाम साहब को साइड रखा और खुद चले गए। और लीडर थे वो विक्रम साराभाई, लेकिन सारा कुछ किया उन्होंने था। विक्रम साराभाई उसमें कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बाहर से खड़े थे। लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी वो होती है व्हेन अ लीडर एक्सेप्ट द अदर्स फेलियर फर्स्ट एंड क्रेडिट गिवन टू द पर्सन ऑफ हिज सक्सेसफुल या हिज सक्सेस। आसान भाषा में अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देना और दूसरों की गलतियों को खुद अपना लेना एक लीडर की क्वालिटी होती है। ये लाइन लिखो, दूसरों की गलतियों को अपना बना लेना और अपनी सक्सेस को या अपनी जीत को दूसरों को सौंप देने वाला व्यक्ति लीडर होता है। बनेगा? चले। और इसका अंतिम कौन सा है बेटा? एक और, इस चीज का अंतिम कौन सा है? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिओंटोलॉजी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पे था। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है? प्योर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला। मैं फिर बोलूं, नियम कानूनों का कड़ाई से पालन करने वाले को ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है, यानी वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। यह फैक्ट की बात करेगा, टेस्टिमनी की बात करेगा, नियम कानून की बात करेगा, इसके अंदर करुणा भाव नहीं होगा। बनेगा? ओके। हाँ बेटा पूछो, कोई प्रश्न है?
बन जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन रिगरसली। सब बनेगा एक ऐसा व्यक्ति जो नियम कानूनों को बहुत कड़ाई से पालन करे, उसे कहा जाता है वस्तुनिष्ठ। अब बेटा यहां समझिए कि ये सभी क्वालिटी जो नोलन द्वारा दिया गया था, इसे वीरप्पा मोइली जी ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे गुणों को बताया जो एक लोक सेवक के अंदर होना चाहिए। देखिए यहां पर ये सिविल सर्वेंट के लिए बनाया गया था कानून। ये एक प्रकार की अवधारणा सिविल सर्विस, यानी सिविल सर्वेंट के लिए, आसान भाषा में सिविल सर्वेंट के लिए बनाया जाने वाला यह था। सिविल सर्वेंट यानी लोक सेवकों के लिए बनाए जाने वाली अवधारणा था। यह कौन सा था बेटा? यह मानवीय गुण थे, ह्यूमन वैल्यूज पे आधारित था। यह मानवीय गुण में आधारित है और यह किसके लिए? लोक सेवकों के लिए बनाया गया। अब आपके लिए एक प्रश्न है मेरा, सिविल सर्वेंट कहां पर व्याख्यात किया गया है? ठीक है, आगे जाके देखना, बताना मेरे को। चलें लिखिए, इन्होंने क्या क्या चीजों को ऐड किया। एक बात बताइए। हैं? नहीं, ये नहीं है। ये कहीं पर भी नहीं संविधान में। एक बात बताइए मेरे को, हाँ एक बात बताइए मेरे को, इसमें क्या दिख रहा है आपको? नोलन ने कमी क्या बताई है? इसको आप पढ़ोगे, इसमें कमी क्या बता रहा है? कमी क्या है ना? इसमें कमी एक चीज की है बेटा, एक चीज समझिए, इसमें बेटा प्रॉपर्टी किससे मिलकर बनी होती है? इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी है ना, तो ऑलरेडी है। लेकिन बेटा ये एक ऐसा लग रहा है कि रोबोट को ट्रेन किया जा रहा है, इसके अंदर करुणा भाव की कमी। करेक्ट है, ह्यूमन टच मिसिंग है। यहां देखिए, ये ह्यूमन वैल्यूज के बारे में जरूर बात कर रहा है, परंतु ऐसे लग रहा है कि नियम कानून पे जकड़ रहे हैं। आप ये देखिए, पहला सेल्फलेसनेस, अपने पहले समाज को रखो आगे, कोई करुणा भाव की विचारधारा नहीं। अपने पहले समाज को रखना मतलब आपकी ड्यूटी है, सर्विस ही आपको पहले रखना पड़ेगा। पीपल्स कम फर्स्ट। दूसरा इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा तभी बन सकती है जब आप नियम कानून का कड़ाई से पालन करोगे, तो सत्यनिष्ठ। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता तभी आएगी जब फैक्ट आधारित होगा, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे। अकाउंटेबिलिटी तभी मेंटेन की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी जब आप नियम कानूनों का पालन करते हुए लोगों के प्रति जवाबदेही कब रखोगे? जब पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होंगी। तीसरा, उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी भी सेम यही है। और उसके बाद क्या? लीडरशिप क्वालिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ये भी क्या हो रही है? प्योर क्वालिटी ऐसी बता रही है कि जो आपको एक रोबोट के अंदर इम्प्लांट किया जाए। परंतु इन सभी में भारत के परिदृश्य में देखा जाए, जिस भी व्यक्ति के अंदर करुणा भाव ना हो, यानी आपका कंपैशनेट ना हो। सपोज कीजिए, एक आपको केस स्टडी बताता हूं, ऑब्जेक्टिविटी का क्लैश किसके साथ? करुणा भाव के साथ। आप सपोज कीजिए कि आप ऐसे इलाके में फंसे हुए हैं जहां पे कई सारी दलित महिलाएं रहती, बहुत सेंसिटिव है, दलित महिलाएं रहती हैं, परंतु आपको यह चीज पता चला कि उन दलित महिलाओं के पास रोजगार के अवसर प्रदान नहीं है और उन दलित महिलाओं को वेश्यावृत्ति में जबरन उसको धकेला जा रहा है। आपने भारत सरकार की एक स्कीम के तहत, जिसका नाम बता देता हूं, जवाली योजना चल ही रही है सागर में, वेश्यावृत्ति में लिप्त जनजातियों के लिए चलाई जाती है, अभी भी है वर्तमान में। सपोज कीजिए कि जवाली योजना के तहत तो उसमें बोला गया कि इसमें दो अर्हताएं होनी चाहिए जनजाति क्षेत्र में। पहला, वो जनजाति क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण वो दें, कास्ट सर्टिफिकेट दें, जाति प्रमाण पत्र दें। और दूसरा कि उस क्षेत्र में सच में उनके आसपास के क्षेत्र में वेश्यावृत्ति बहुत ज्यादा है। अब सपोज कीजिए कास्ट सर्टिफिकेट तो उसके पास है, परंतु यह प्रूफ करवा पाना कि वो उसके आसपास के क्षेत्र में वेश्यावृत्ति है, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं बना उनके पास। तो ऐसे में आप अगर सिविल सर्वेंट हैं तो आपका क्या कर्तव्य होगा? क्या आप ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठ होकर कर्तव्य परायणता दिखाने के लिए आप क्या करोगे? उनको बाहर कर दोगे कि नहीं, आपको वेश्यावृत्ति से हम लिप्त नहीं हटा सकते, नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दस्तावेज नहीं है? या तो आप करुणा भाव का परिचय देते हुए उस महिला की लाचारी को ध्यान में रखते हुए उसे वेश्यावृत्ति से हटा दोगे? क्या करेंगे? अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ के पहले उनका दस्तावेज बनाना है और बनाने के बाद उनको उस नरक से निकालना है, यह करुणा भाव कहता है। परंतु अगर आप यहीं पर इन व्यक्ति की विचारधारा पे जाओ, किनको? इमैनुअल कांत की, तो इमैनुअल कांत क्या कहते हैं? नियम कानून क्या कहता है? आप करुणा भाव दिखा ही नहीं सकेंगे। आई होप समझ में आ गया। तो
यही चीज वीरप्पा मोइली जी ने देखा और भारत के परिदृश्य में उन्होंने क्या कहा कि इनमें जो कमियां हैं हम उनको इसमें शामिल कर देते हैं। मतलब ये 7 बिंदु तो हैं ही यहां एज इट इज, उसके अलावा क्या चाहिए वो लिख देते हैं। तो पहला है बेटा कंपैशनेट, यानी करुणा भाव प्लस इंपैथी। एक ही बिंदु में उन्होंने दोनों को लिख दिया, मतलब करुणा भाव और समानुभूति बनेगा। करुणा भाव और समानुभूति दोनों एक साथ रख दिया उन्होंने, बन जाएगा करुणा भाव और समानुभूति एक साथ रख दिया। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि जिसके पास इंपैथी नहीं होगी, समानुभूति नहीं होगी, उसके अंदर करुणा भाव कभी हो ही नहीं सकती। सही है, समझ में आ गया? दूसरा देखिए, उन्होंने यह कहा कि भारत में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग राजनीतिक दलों से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, और एक लोक सेवक के लिए कहा जाता है कि आपको निष्पक्षता का प्रमाण देना है, तटस्थता का प्रमाण देना। इसीलिए उन्होंने दूसरा शब्द डाला इम्पार्शियलिटी और आपका नॉन पार्टीशनशिप। उसको लिख लीजिए, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशन। आप लिख ले बेटा निष्पक्षता, निष्पक्षता इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, और दूसरा तटस्थता। अब ये बताइए दोनों में अंतर क्या होता है? निष्पक्षता और निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी, और दूसरा नॉन पार्टीशन, इन दोनों में अंतर क्या होता है? निष्पक्षता तो वो होती है सर जिसमें कि दोनों पक्षों को सुनकर किसी एक तरफ नहीं जाना। निष्पक्षता भेदभाव नहीं करना भाई, समान रूप से ट्रीटमेंट। करेक्ट। अब इन ये जो टर्म है हम सेकंड ईआरसी को दूसरे पन्ने में लिखते हैं, काफी छोटा हो गया है, राइट? इसको ऊपर कर दो। नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? यहां देखिए, दिखाते हैं आपको। इम्पार्शियलिटी टी वर्सेस नॉन पार्टीशन। आर्टिकल 40 करेक्ट, नॉन पार्टीशन गैर, इसका मतलब होता है तटस्थता। इम्पार्शियलिटी मतलब किसी के साथ भी लिंग, जाति, धर्म, उसकी नस्लीयता, उसके वंशावली के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं। ये कौन सा आर्टिकल बताता है आपके यहां? आर्टिकल 15, परफेक्ट। 15 भी बोलता है 14, 15, 16, 17 ये सभी बताते हैं, सभी इक्वालिटी। यानी इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, यही आपको दिखाता है। इतना ही नहीं, यह भी ये आपको बताता है कि किसी व्यक्ति को, ये जजों के लिए भी होता है क्योंकि जज भी सिविल सर्वेंट होते हैं, तो जजों के लिए भी होता है कि आप किसी को उसके इस आधार पर भेदभाव नहीं करोगे कि वह अमीर है, गरीब है, महिला है, पुरुष है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है। परंतु यहीं पर कोर्ट यह भी कहता है कि हम आपको विभिन्न दशाओं के आधार पर हम आपके साथ विभिन्नता का आधार करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि इक्वली ट्रीटेड इक्वल बट डिफरेंटली ट्रीटेड पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन, ये आर्टिकल कहता है। इसका मतलब क्या है कि हम समान लोगों को समानता के साथ व्यवहार करेंगे, परंतु असमान परिस्थितियों में असमानता के साथ आपके साथ देखेंगे। जैसे उदाहरण देता है, सपोज कीजिए एक महिला ने एक को जानबूझ के मारा और एक को अपनी इज्जत बचाने के लिए मारा, दोनों को ही तो मर्डर केस है, लेकिन दोनों को एक जैसा ट्रीट करना सही होगा क्या? तो ट्रीट इक्वल इक्वली बट डिफरेंट सिचुएशन ट्रीट डिफरेंटली, यह बात क्लियर कट होती है। समझ में आ रहा है? एक ने अपनी जान बचाने के लिए मारा, एक ने जानबूझकर मारा। समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं नॉन पार्टीशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तटस्थता, इसका अर्थ क्या होता है? आप किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल या किसी भी इस प्रकार के दल से अपना रास्ता या जुड़ाव नहीं रखेंगे जिससे आपको किसी प्रकार का लाभ हो रहा हो, बनेगा? तो यह वास्तविकता में सिविल सर्वेंट के लिए एक बहुत अच्छी गुण की बात है। जैसे आप मीडिया के संपर्क से दूर रहेंगे, दूसरा आप क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल से दूर रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहेंगे, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से दूर रहेंगे, राइट? क्योंकि सिविल सर्वेंट यानी लोक सेवा बिजनेस से अलग होता है, बन जाएगा? चले, इसके अलावा एक और गुण देखिए, ये दोनों समझ में आ गया? तो अभी तक हमने कौन कौन से गुण देखे? ये 7 देखे, 8, 9, 10, 11 देख लिया। अब आ गया ये कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति आपका दायित्व या कर्तव्य। आसान भाषा में लिख लीजिए,
या आप ऐसे लिख लीजिए, अच्छा लिख लीजिए कमिटमेंट टू लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता बन जाएगा। एक लाइन लिखिए यहां पर, स्पिरिट ऑफ पब्लिक ऑफिस एज अ पब्लिक ट्रस्ट, इसमें लिखिए डेवलप स्पिरिट ऑफ पब्लिक ऑफिस एज पब्लिक ट्रस्ट, इसको डबल कोट्स लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप स्पिरिट ऑफ पब्लिक ऑफिस एज ए पब्लिक ट्रस्ट, बेटा हिंदी में लिख लीजिए, इसके बारे में लिखिए सार्वजनिक पद एक सार्वजनिक विश्वास है, इस अवधारणा को जीवित रखेंगे, बनेगा। एक और लिखिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जाहिर सी बात है सिविल सर्वेंट ने बनाया है तो ये सब तो होगा ही, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एक और गुण डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बन जाएगा। लिख लीजिए बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में अगर हम आपको बोल देते हैं, लिख लीजिए एक लाइन, इसको भी हम थोड़ा लिखवा देते हैं। लिखिए लोकतंत्रात्मक सुशासन, इसका मतलब क्या हो रहा है? लोकतंत्रात्मक सुशासन का क्या अर्थ होता है? सुशासन तो गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस होता है, और आप यही पढ़ के आए हो गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? अरे जब कर दिए हो, ठीक हो, हम पूछ लिए। गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? 25 दिसंबर। किसका जन्मदिन था? वाजपेयी साहब। तब फिर ग्वालियर, थोड़ा सा क्या है, 2-4 बार टक्कर मार। हाँ, गुड गवर्नेंस अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के उसमें रखा गया सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस बन जाएगा। अब एक और लिख लीजिए बेटा, बैलेंस लीगैलिटी विथ ह्यूमैनिटी, लीगैलिटी विथ ह्यूमैनिटी, आप लिख लीजिए कानून व्यवस्था को मानवता के साथ संतुलन, कानून व्यवस्था का मानवता के साथ संतुलन ये बरकरार रखना है। ये क्यों मानवता के साथ संतुलन, ये क्यों बता रहा है? ये करुणा भाव को ही दर्शा रहा है बेटा। कानून व्यवस्था लीगैलिटी तभी तक करनी है जब तक किसी के जीवन की बात ना आए। जहां पे वीकर सेक्शन आता है, यानी समाज का कमजोर तबका आता है, जैसे महिला, बच्चे, विकलांग, दिव्यांगजन, ऐसे लोग आते हैं, उस वक्त हमें थोड़ा कानून को ढीला करना चाहिए और करुणा भाव दिखाना चाहिए। बन जाएगा। आई होप इन सब के बारे में अंतर समझ में आ गया। लोकतंत्रात्मक सुशासन का मतलब ऐसा होता है बेटा कि आप समाज के हित के लिए कार्य करेंगे, यानी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो जनता आपसे आकर अपने समस्याओं को यानी बोल सके, खुलकर बात कर सके, यानी ग्रीवांसेस रिड्रेसल, यानी अपनी समस्याओं का निपटारण आपके साथ कर सके। तो यहां लिख सकते हैं ग्रीवांसेस रिड्रेसल, यानी अपनी समस्याओं को आपके समक्ष रख सके, इतना उनको देना है। बन जाएगा बेटा, समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे बढ़े। हमको लग रहा था इसका क्या करना है सर? इसका थोड़ा समझाइए। पहले को केस स्टडी लाइव। अब मैं केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। एक पेन दे दीजिए। कोई है आपके पास एक्स्ट्रा केस स्टडी? पढ़ा है मैंने, बट कैसे करना है एक एग्जांपल। अब देख लीजिए केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है। उदाहरण देखिए, केस स्टडी। अभी जितने भी मानवीय गुण आपको बताए हैं ना, उसी के आधार पर हम इसको केस स्टडी देखते हैं। पहला केस स्टडी देखिए, हम पढ़ रहे हैं आपके सामने।
Mr. Rahul Verma is a SDO, sub-divisional officer posted in tribal dominated district of Madhya Pradesh. A major road construction project is underway in his subdivision. Under a centrally sponsored scheme, the contractor executed the project is influential and हैज पॉलिटिकल बैकिंग। आसान शब्दों में बोला जाए, श्री राहुल वर्मा मध्य प्रदेश के एक आदिवासी बहुल जिले में उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके उपखंड में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण परियोजना चल रही है। इस परियोजना को ठेकेदार प्रभावशाली है और उसे राजनीतिक संरक्षण भी प्रदान है। दूसरा पैराग्राफ इसी के, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन Rahul noticed that substandard material is being used and the thickness of the road is much less than what is mentioned in the contract. On further inquiry, he found that some junior engineers have already approved the work in exchange of bribe. The contractor indirectly offered Rahul a substantial amount of money to overlook the irregularities and assure him that this is a common practice. Rahul also learned that if he take strict action, the project may delayed and affecting the connectivity for the tribal village. Additionally, he may face political pressure and possible transfer. Rahul believe strongly in integrity, जो अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमन वैल्यू बताया, honesty ईमानदारी, probity life, but is also concerned about the public interest यानी जनहित के लिए और अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। अब हिंदी में देखिए, निरीक्षण के दौरान राहुल को पता चला कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और सड़क की मोटाई अनुबंध के निर्धारित मानकों से कम है। आगे जांच करने पर उन्हें पता लगा कि कुछ कनिष्ठ अभियंताओं यानी इंजीनियरों द्वारा रिश्वत लेकर कार्य की स्वीकृति दे दी गई है। ठेकेदार अप्रत्यक्ष रूप से राहुल को भी बड़ी राशि पेशकश करता है और इसे सामान्य प्रथा बताता है, यानी कि प्रचलन में है ही। आगे हम बात करते हैं, राहुल को यह भी ज्ञात होता है कि यदि वह कड़ी कार्रवाई करता है तो परियोजना में देरी हो सकती है, जिससे आदिवासी गांव की कनेक्टिविटी यानी जोड़ में भी समस्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। साथ ही उन्हें राजनीतिक दबाव और स्थानांतरण का भी सामना करना पड़ सकता है। राहुल ईमानदार, सत्यनिष्ठ, सार्वजनिक सेवा में शुचिता में गहरा विश्वास रखते हैं, लेकिन वे जनहित और अपने करियर को लेकर भी चिंतित हैं। अब पहला प्रश्न, इस प्रकरण में कौन कौन से नैतिक द्वंद्व मौजूद हैं या नैतिक मुद्दे शामिल हैं? यानी पहला देखिए, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस। पहला देखते हैं प्रश्न को, लिखा कैसे जाता है इसको। सबसे पहले एथिकल डिलेमा। अगर हम बात करते हैं कि इनमें नैतिक द्वंद्व है क्या क्या, तो पहले यह समझ लीजिए कि नैतिक द्वंद्व होता क्या है, एथिकल डिलेमा क्या होता है। बेटा, एथिकल डिलेमा या नैतिक द्वंद्व उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नैतिकता में जिसमें दोनों पक्ष न तो पूर्णतः सत्य हो और ना ही असत्य हो, यानी कि दोनों ही पहलू नैतिक रूप से कुछ हद तक सही हैं और कुछ हद तक गलत हैं। ऐसे में क्या क्या हो सकता है? पहला, जैसा कि इसमें कहा गया कि अगर वह इंटीग्रिटी को फॉलो करता है, वस्तुनिष्ठ है, तो पहला उसके पास क्या आता है, देखिए क्या क्या नैतिक द्वंद्व हैं। तो पहला नैतिक द्वंद्व क्या होगा बेटा? इंटीग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस आपका हो सकता है आपका क्या, कंपैशनेट बनेगा, यानी सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठ बनाम करुणा भय बनेगा, करुणामय। पहला नैतिक, ये क्यों है हम आगे समझाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? सेल्फ इंटरेस्ट यानी सेल्फ गेन, यानी व्यक्तिगत लाभ या सेल्फ इंटरेस्ट व्यक्तिगत फायदा, इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनलिज्म बन जाएगा। पहला क्या बताया मैंने? इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव वर्सेस
कंपैशनेट, दूसरा सेल्फ गेन, सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनलिज्म। क्या है, आसान भाषा में समझाते हैं एक एक करके। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है बेटा कि कर्तव्य परायणता कहा जा सकता है यहां पर, या व्यवसाय के प्रति डेडिकेशन, दृढ़ता कहा जा सकता है। प्रोफेशनलिज्म मतलब जो अपने कर्तव्यों के लिए कुछ भी कर गुजर जाए। अब यहां समझिए इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ बेटा। इसमें जैसा कि अगर आप एक लोक सेवक हैं, समझना कौन कौन से नैतिक मुद्दे आ रहे हैं। आप अगर लोक सेवक हैं तो आप क्या करोगे, आपको जब पता है कि आपके जूनियरों ने ब्राइब लिया है, जो मोटी जो चौड़ाई होनी चाहिए सड़क की उसमें भी छेड़छाड़ किया गया है, तो एज अ सिविल सर्वेंट आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि एक इसकी डिटेल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट बनाई जाए और उस अपने सीनियर को सबमिट कर दी जाए। इसके पूर्व आपका क्या कर्तव्य बनेगा, समझाने का प्रयास भी किया जाएगा, परसुएसिव स्किल का। तो परंतु ये सब तो स्टेप है, हमें सिर्फ क्या बोला गया है ये लेने के लिए कि कौन कौन सा नैतिक मुद्दे उसके सामने आ रहे हैं। तो नैतिक मुद्दा लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एक और है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी ड्यूटी को, यानी कि यहीं पर एक कोटेशन डालेंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिओंटोलॉजी he must or he should follow the rules and regulations rigorously। यानी डिओंटोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार, यानी कर्तव्य परायणता के सिद्धांत के अनुसार उसे अपने नियम कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर वह करुणा भाव में डूब जाता है, देखना बेटा इसमें एक लाइन बोली गई है कि अगर वह कड़ाई से जांच करता है तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट में डिले हो जाए। आप दूसरी ओर कौन खड़े हैं, जनजाति के लोग खड़े हैं, हो आ रही है बेटा, किस लिए बताता हूं बेटा कि जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए वो सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, कनेक्टिविटी के लिए, जोड़ने के लिए। और अगर आप कड़ाई से पालन करते हैं तो ये प्रोजेक्ट हॉल्ट हो जाएगा, रुक सकता है। तो अगर इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर उनकी संवेदना को समझने की क्षमता नहीं है, संवेदनाशील नहीं है आप, समझ आ रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली आपको ब्राइब दिया जा रहा है, आप लेके चुपचाप प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दो, जाने दो। लेकिन जैसे ये करोगे तो आपके अंदर का प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा, मतलब आपके अंदर की अकाउंटेबिलिटी भी समाप्त हो सकती है, जवाबदेही समाप्त हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, बन जाएगा ये। अब एक और चीज आ सकती है बेटा कि डर, व्यक्तिगत डर, जो इसमें लिखा है करियर की चिंता होना। तो जब व्यक्ति सेल्फ गेन में ही शामिल हो रहा है तो इसी में आप बिंदु लिख सकते हो, करियर की चिंता, ट्रांसफर, सब कुछ है, सभी कुछ इसमें शामिल हो जाता है, बनेगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बोल रहा है कि राहुल वर्मा के पास उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिए और उनका मूल्यांकन कीजिए। मैं फिर बोलूं, इसमें लिखा गया है व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू राहुल वर्मा एंड इवेल्युएट ईच ऑप्शंस, बनेगा। अब समझना, ये बहुत अच्छा है कि आप अगर राहुल वर्मा हैं, सपोज कीजिए, ये बहुत अच्छा है, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि सपोज कीजिए आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप क्या डिसीजन लेंगे। मैंने कई बार आपसे ये सवाल पूछा है, अब देखना ऐसे जब लिखा जाता है कि आपके पास हैं क्या क्या, तो ऑप्शंस सीधे यहीं से चालू करेंगे। आपके पास ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट, पहला ऑप्शन, सबसे पहले कभी भी घूस की बात नहीं करते हैं, करेक्ट है, करेक्ट है। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। अब समझना, वस्तुनिष्ठता, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, जो भी आप लिखना। अब जैसे आप लिखेंगे इसके दोनों चीज लिखेंगे, प्रोज और कॉन्स। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा लिया है और उसमें क्या लिखा आगे, मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन आप दोनों बताओगे, प्रोज और कॉन्स। मूल्यांकन तो ये भाई हम सत्यनिष्ठ हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, और कौन सी है कि भाई ट्रांसफर हो सकता है। इसका अर्थ क्या होगा बेटा, अगर आप प्रोज की तरफ जाएंगे तो आपने समाज को एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करके दिया है। इतने नहीं, आप यह भी कि लोगों की जान माल की आप बचा लें। क्यों, अगर सड़क सुरक्षा, सेफ्टी, क्योंकि सड़क कमजोर होगा तो हादसे हो सकते हैं। और इसके अलावा भारत सरकार के रेवेन्यू को भी आप बचाएंगे। क्यों, सड़क में लगने वाले पैसे की कमी, चोरी को भी आप उजागर करेंगे, मतलब देश के हित के लिए कार्य करेंगे। कॉन्स की बात करते हैं तो ट्रांसफर के लिए वेलकम, करियर में नुकसान हो सकता है, रोड का नुकसान हो सकता है, टाइम पीरियड, इसकी लॉन्जिविटी के बात से आ जाएगी कि सड़क कितने समय तक टिकेगा, कई सारे हो सकते हैं, बनेगा। ओके, पहला। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट। सेकंड की बात कर दें अगर हम, तो हमारे पास क्या लेना है, कंपैशनेट की तरफ जाएं, करुणा भाव की तरफ जाएं, ठीक है, कंपैशनेट की तरफ जाएं, या ब्राइवरी ले लें, करप्शन की तरफ चले जाएं,
तो इसको करप्शन लिख लीजिए, करप्शन की तरफ। कितना सही वर्ड नहीं होगा, कंपैशनेट सही होगा। कंपैशनेट ज्यादा है, अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी होगी। करेक्ट है, इसीलिए हम पैसे लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के करुणा भाव रखवाया था उस बार। ठीक है, आप लिख लेना। अब इसमें प्रोज और कॉन्स की बात देखिए। तो यही है कि भाई उनका कनेक्टिविटी लगता है, टाइम लिमिट में कनेक्टिविटी हो जाएगा, हाँ। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि डेंजर सड़क मिलेगी, बहुत सही, रेवेन्यू खराब सड़क मिलेगी, राजस्व की समस्या हो सकती है, लॉन्ग टाइम में हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजीनियरों को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे। और इस तरीके से हम समाज के प्रति एक गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे। इतना ही नहीं, आप इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हैं घूस लेने को, घूस लेने को आप बढ़ावा। इवन यहां तक कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नॉन पार्टीशन रखना है, यानी राजनीतिक दल से आपको तटस्थ रखना है, लेकिन हम अगर इस तरह ले लेंगे तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल प्रेशर है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि जो है वैसा मैं कर दो, उसके बाद में पूरी इनकी रिपोर्ट बना के दे दो। ना, उसको अपनी जिम्मेदारी से भागना कहते हैं। क्यों भाई? आप अगर एज इट इज बिना प्रतिक्रिया किए रहते हैं, ये उसको समझा के बताओ। करेक्ट है, तो इसके लिए यहां पर एक चीज हो सकती है बेटा, परसुएसिव स्किल। समझा दो उसको, एंड समझने के बाद भी जो उसने किया करेक्ट। पूरी रिपोर्ट निकाल इसमें एक शब्द आता है बेटा, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तो दो इसके बनेंगे, प्रोज और कॉन्स। अगर वो समझ गए तो वेल गुड, सारा प्रोजेक्ट ठीक हो गया, सभी ने ब्राइब छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। और अगर वो नहीं माने तो अपना ट्रांसफर लेटर आपके हाथ में है ही, आप जाओगे ही, रिपोर्ट बनाओगे तो आप जाओगे ही। पॉलिटिकल पार्टी आपसे, ये याद रखना, हमेशा राजनीतिक दल आपसे बड़ा होता है। बन जाएगा, सारी बातें समझ में आ गई, लिख पाओगे। ये 6 बिंदुओं में समाप्त कर देना है समझ आके। अंतिम प्रश्न क्या है ये भी देख लीजिए। इसमें लगता है व्हाट शुड राहुल डू, राहुल क्या करेगा बता ही दिए। जस्टिफाई योर आंसर हाईलाइटिंग द वैल्यू, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ऑलरेडी बता दिया, पॉइंट ऐड करेगा। करेक्ट है, सेम यही चीज कर रहे हैं। बनेगा? तो इसमें बोला क्या है, अपना आपको क्या लगता है कि राहुल को क्या करना चाहिए? सत्य, ईमानदारी, शुचिता, सत्यनिष्ठा, मूल्यों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। ये लो, आई होप ये पूरा ही क्लियर कट आपको एथिक्स बता दिया किस तरीके से समझ में आता है। तो एक टॉपिक पूरा आपको समझाया है।